हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो गई होगी कल के पेपर के लिए। तो जो भी भाई बहन की तैयारी हो गई है वो तो पेपर देने जाएंगे ही जाएंगे। जिनकी नहीं भी तैयारी हुई है वो भी पेपर देने ज़रूर जाएंगे। पेपर देना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोच कर पेपर मत छोड़ दीजिएगा कि मेरी तैयारी नहीं है तो मैं क्यों पेपर देने जाऊँ। ये बिल्कुल गलत बात है। आप पेपर ज़रूर दीजिएगा, उससे आपको नॉलेज मिलेगा कि आगे जो आपका पेपर आएगा जनवरी में उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टॉपिक से जो है मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं दिया था आप लोगों को। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे जो इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मैंने सेलेक्ट करके ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रैक्टिस के माध्यम से दे रही हूँ। आप एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें भारतीय साहित्य शास्त्रवाद की अवधारणाओं से है, जिसमें बिंबवाद, फैंटेसी और स्वच्छंदतावाद, संरचनावाद, उत्तर संशयवाद, ये सारे टॉपिक हैं। और साहित्य और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र से है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो जैसा कि मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया, आप लोग क्वेश्चन आंसर दोनों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वर्ड इज़ वर्थ। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से एक कथन असत्य है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। राइट आंसर बी है, स्वच्छंदतावादी काव्य नैतिक बंधनों को पूर्णतः स्वीकार करता है। ये जो है हमारा राइट आंसर है। ये ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, बाकी 3 जो है, स्वच्छंदतावादी काव्य प्रकृति चित्र को प्रमुखता देता है, राइट है। स्वच्छंदतावादी काव्य मौलिकता तथा नवीनता का पक्षपाती है, ये भी सही है। स्वच्छंदतावादी राज आत्मानुभूति को प्राथमिकता देता है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने फालतू कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और पूरी रात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 6 से 7 बजे के बीच आप लोग जो है पढ़ करके आराम से पूरी नींद लीजिएगा, ताकि आप लोग सुबह जो है फ्रेश माइंड से उठ सकें और पेपर दे सकें। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। तीसरा प्रश्न है, छायावादी काव्य के लिए स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद को छायावाद से भिन्न किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत की जो कृति रचना है पल्लव को, उसको जो है हिंदी रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो कहा गया है। अगला प्रश्न है, काव्य को मानव मन की भावनाओं का सहज उच्छलन किसने कहा है? तो वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अगला प्रश्न, यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कार्वे ने किया है। यथार्थवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो कार्वे ने किया है। ऐसे क्वेश्चन मिलान में भी आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सामाजिक यथार्थवाद का रूप इनमें से किसकी कृतियों में लक्षित हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरकी। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद के कितने रूप हैं? तो 4। अगला प्रश्न, यथार्थवाद का सबसे अधिक व्यापक, प्रभावशाली तथा गतिशील रूप कौन सा है इनमें से? तो सामाजिक यथार्थवाद है। ये चारों रूप हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली पूछा जा रहा है, व्यापक प्रभावशाली, तो सामाजिक यथार्थवाद है। अगला प्रश्न है, समाजवादी यथार्थवाद इनमें से किसके विचारों से प्रभावित है? तो कार्ल मार्क्स के। अगला प्रश्न, यथार्थवाद का वह रूप जो हिंदी साहित्य में निष्प्रभावी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष जगत से किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अब आते हैं संरचनावाद। संरचनावाद का जनक इनमें से कौन है?
संरचनावाद के जनक, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्दिनांड डी सोसूर। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाद का हिंदी साहित्य में कोई प्रभाव नहीं है? तो संरचनावाद। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी संरचनावाद का। अगला प्रश्न, उत्तर संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो जैक ददेरा। संरचनावाद का अगर प्रवर्तक पूछता है तो सोसूर हो जाएंगे, और उत्तर संरचनावाद के प्रवर्तक कौन होंगे? जैक दरेदा। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद का पुरस्कर्ता कौन है? प्रतीकवाद का पुरस्कर्ता किसे माना जाता है? तो वाल्देयर को। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने प्रतीक के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो 2 भेदों का उल्लेख किया है प्रतीकवाद का। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा किसका प्रतीक है? तो दुख और निराशा का। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में पहाड़ किसका प्रतीक है? ये प्रतीक के बारे में क्वेश्चन है, तो इसलिए इन कवियों को जो है कविताएं जो हैं उनको प्रतीक के माध्यम से इसमें जो है दिया गया है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा रहा है। सर्वेश्वर दयाल की कविता में पहाड़ शब्द आया है, उसमें उसका प्रतीक कौन सा है? तो ये कवियों का प्रतीक उसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, बिंब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इंद्रियता होती है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, बिंब का काम है कविता को सजीव बनाना। बिंब का क्या काम होता है? कविता को सजीव बनाना। अगला प्रश्न, बिंबवाद। अगला प्रश्न है, बिंबवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बिंबवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अमेरिका के एजरा पाउंड में बिंबवाद का सर्वाधिक विरोध किया, ये गलत है। जब राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, अमेरिका के एजरा पाउंड ने बिंबवाद का सर्वाधिक विरोध किया, ऐसा नहीं है, उसने विरोध नहीं किया था। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विचारक के अनुसार मिथक का संबंध प्रकृति से नहीं है? तो ये राइट आंसर होगा दुर्खिम का। अगला प्रश्न, इनमें से किस विचारक ने मिथक को सामूहिक आद्यम बिंब कहा है? तो युंग ने कहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फैंटेसी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फैंटेसी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फैंटेसी में यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है, ये जो है गलत आंसर है। बाकी तीनों सही है। फैंटेसी में मन में निगूढ़ तत्व उद्भासित होते हैं, इनमें अनुभूति जीवन समस्याएं प्रक्षेपित होती हैं, इनमें जीवन की जैसी स्थितियों की हम कल्पना करते हैं वो भी प्रक्षेपित होती हैं। ये सारे तीनों जो आंसर हैं ये सही हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, ये गलत है। अगला देखते हैं, ऐसी कल्पना जो तर्क सिद्ध नहीं है और एक प्रकार की रहस्यात्मक अंतर्दृष्टि के परिणाम को क्या कहते हैं? तो फैंटेसी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें मन के निगूढ़ तत्वों की झलक मिल जाती है? तो फैंटेसी में। अगला प्रश्न, हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? तो मुक्ति बोध ने किया था, इनकी रचनाओं में फैंटेसी का जो देखा जाता है। अगला प्रश्न है, कमाइनी को फैंटेसी किसने माना? तो मुक्ति बोध ने माना है। अगला प्रश्न, जहाँ किसी कथन में परस्पर विरोधी शब्द हो तो उसे समकालीन समीक्षा में क्या कहते हैं? तो अंतर विरोध कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आज के जीवन की एक स्थिति जहाँ प्रत्येक मूल्य या धारणा का ठीक उल्टा रूप दिखाई पड़ता है, ऐसी स्थिति में समीक्षा में क्या कहा जाता है? तो विसंगति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, काव्य आदर्श नैतिक राज्य की स्थापना में सहायक, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है, यह कथन जो है प्लेटो का है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा।
किसने घोषित किया आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्लेटो ने घोषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि काव्य समाज के लिए हानिकारक है, जिसका आधार ही मिथ्या है, वह उपयोगी कैसे हो सकता है? ये राइट आंसर होगा इसका, प्लेटो ने कहा है। अगला प्रश्न है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में माइमेसिस शब्द का हिंदी अनुवाद कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर होगा अनुकरण होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। काव्य रचना की जगह उन कातना अधिक उपयोगी है, यह कथन किसका है? तो कंपे का है, यह कथन जो है कंपे का है। अगला प्रश्न है। अरस्तु ने किस काव्य को अनुकरणात्मक माना है? तो राइट आंसर हमारा सी होगा, कॉमेडी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अरस्तु ने ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में उनका कौन सा सिद्धांत उद्घाटित हुआ है? राइट आंसर होगा विरेचन सिद्धांत। अरस्तु का कौन सा सिद्धांत है? विरेचन सिद्धांत। अगला प्रश्न है। कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कला के लिए कला यह सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, जेम्स एबॉट मैकलीन हिवेलसर ने। अगला प्रश्न है। कला के लिए कला का सबसे बड़ा समर्थक है, ये जो कथन है किसका है? तो क्रोचे का है। क्रोचे का कथन जो है कला के लिए कला का सबसे बड़ा समर्थक है। अगला प्रश्न। कला के लिए कला का प्रबल विरोधी इनमें से कौन है? कला के लिए कला का समर्थक जो है क्रोचे हैं, और यहाँ पे विरोधी पूछा जा रहा है तो बर्नार्ड शॉ है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी विचारधारा कलावाद का समर्थक करती है? तो अस्तित्ववादी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है। पेरिप्यूसुस किसकी रचना है? पेरिप्यूसुस किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोंजाइनस का। अगला प्रश्न देखते हैं। लोंजाइनस ने काव्य में एक नवीन तत्व का प्रतिपादन किया था, जो निम्नांकित में किस नाम से जाना जाता है? तो उदात्तवाद नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है। लोंजाइनस ने आत्मा की प्रतिध्वनि किसे कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महान विचारोद्भावना को। अगला प्रश्न। लोंजाइनस ने काव्य और कला की मूल शक्ति किसे माना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदानुभूति को। अगला प्रश्न। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है असत्य है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद परंपराओं का विरोधी नहीं है, ये जो है गलत है, जबकि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद परंपराओं का विरोधी यहाँ पे दिया नहीं है, जबकि विरोधी है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है राइट आंसर हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक एक बार। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे सुमेलित करना है, यहाँ पे टाइप करने से थोड़ा सा प्रश्न जो है नीचे आ गया है। देखिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ इसका। यहाँ पे दिया है प्लेटो का सिद्धांत कौन सा है? तो प्लेटो का हो जाएगा अनुकरण सिद्धांत होगा प्लेटो का। अब यहाँ पे देखते हैं। अरस्तु का विरेचन हो जाएगा, लोंजाइनस का उदात्तवाद, और क्रोचे का हो जाएगा अभिव्यंजनावाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 4 3 2 1 राइट आंसर होगा हमारा सी। आगे देखते हैं। क्रोचे ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? तो 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है। क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध किससे माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तर्कशास्त्र से माना है क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। रिचर्ड्स के मतानुसार संप्रेषण है
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रिचर्ड्स के मतानुसार संप्रेषण है विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूति में समानता। अगला प्रश्न देखते हैं। रिचर्ड्स ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दार्थ संबंधों पर विचार करते हुए रिचर्ड्स ने अर्थ के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 4 प्रकारों का। अगला प्रश्न देखते हैं। नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर स्पिनगार्ड ने। अगला है, नई समीक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आईए रिसर्च को। रिसर्च नहीं, रिचर्ड्स को। अगला प्रश्न है। समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है। यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यस ई स्पिनगार्ड का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन था, ये 60 क्वेश्चन लिया था मैंने हाईलाइट कर रखा था इसलिए कि ये जल्दी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं कम टाइम में जो है आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे पाऊँ, ताकि आप लोग पढ़ लें। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो भी आते हैं, अगर आए तो मैं समझूंगी कि मेरा जो प्रयास है सफल हो गया। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, है ना। कंग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। चलिए पेपर देने के बाद मिलते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।